ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि ये जो डेल एल आया, डिफॉर्मेशन आया, ये डिफॉर्मेशन इस एलिमेंट के लिए आया। अब हम टोटल डिफॉर्मेशन निकालना चाहेंगे, तो टोटल डिफॉर्मेशन हमारा क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो ऑन इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा एल हो जाएगा। और ये जो पूरा टर्म है इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो गामा बाई 3 आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो गामा बाई 3 बाहर आ गया, इंटू एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा कहाँ से कहाँ, 0 से लेके एल तक। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा गामा एल स्क्वायर बाई 6e। तो डिफॉर्मेशन आपका आ जाएगा यूनिट वेट के टर्म में, ये आ जाएगा 6e आ जाएगा। दिस इज द डिफॉर्मेशन इन टर्म ऑफ यूनिट वेट। अगर मान लेते हैं इसका डाया को हम लोग डी मान लें, सपोज द डाया ऑफ दिस इज डी, तो आप यहां से यूनिट वेट को क्या लिख सकते हैं, आप यूनिट वेट को क्या लिख सकते हैं, आप यूनिट वेट को इस प्रकार से लिख सकते हैं, सिंस गामा इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम। तो आप यहां से वेट बाय वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो आप गामा को क्या लिख सकते हैं, आप देखिए गामा इक्वल टू हो गया क्या, डब्लू बाय वॉल्यूम, क्या लिख सकते हैं इसका, आप वॉल्यूम लिख सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। आप वॉल्यूम देखिए क्या आ जाएगा इसका, 1/3 पाई डी बाई 2 का स्क्वायर इंटू एल। अब यहाँ पर आइए आप इसमें, देयर फोर डेल्टा एल इक्वल टू आप क्या निकाल सकते हो, गामा के जगह आप वैल्यू रख दीजिए डब्लू एल स्क्वायर बाई 1/3 6e पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एल। ठीक है। यहाँ पर देखिए कि जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कि ये हो गया 2, एक एल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और पाई डी स्क्वायर बाई 4 आपका एरिया हो गया। तो दिस इज पाई एल डब्ल्यू एल बाई 2 इंटू ए। तो जो रिजल्ट कल आया था वही रिजल्ट इसमें भी आ रहा है, जो रिजल्ट कल आया था वही रिजल्ट यहाँ पर भी आ रहा है ना। लेकिन जब आप टोटल वेट के टर्म में सोचते हैं तब, अगर यूनिट वेट के बारे में सोचेंगे तो रिजल्ट में डिफरेंस है, वहां था गामा एल स्क्वायर बाई ए, अब यहाँ पर क्या है गामा एल स्क्वायर बाई 6e। तो थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी तक जो भी हम लोग देख रहे थे, अभी हम लोग पहले देखे क्या, प्रिज्मेटिक बार का डिफ्लेक्शन देखे, और दूसरा देखे कि सेल्फ वेट की वजह से क्या डिफ्लेक्शन हो सकता है। सेल्फ वेट के वजह से हमने दो तरह के क्रॉस सेक्शन पे हमने डिफ्लेक्शन देखा, एक देखा यूनिफॉर्म सर्कुलर प्रिज्मेटिक बार था, और दूसरा जो हमने देखा वो कॉनिकल बार था। अब हम लोग आज तीसरा चीज देखते हैं ना, तो डिफ्लेक्शन ऑफ नॉन प्रिज्मेटिक बार, डिफ्लेक्शन ऑफ नॉन प्रिज्मेटिक बार, प्रिज्मेटिक ठीक है। हम लोग नॉन प्रिज्मेटिक बार का अब डिफ्लेक्शन देखेंगे ना। तो पहला केस देखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर टेपर्ड बार। ठीक है ना, पहला देखते हैं हम लोग सर्कुलर टेपर्ड बार। सर्कुलर टेपर्ड बार का हम लोग डिफ्लेक्शन देखेंगे। सर्कुलर टेपर्ड बार है, सर्कुलर टेपर्ड बार मतलब जैसे कि कौन हो गया है ना, ट्रंक ऑफ वुड हो गया, ये आपके पास है यहाँ पर सर्कुलर टेपर्ड बार। इसका डाया मान लो D1 है,
और इसका डाया D2 है। टेपर्ड बार है तो डाया ऑब्वियसली चेंज करें। इसका लेंथ मान लिए हम लोग L है ना। अब इस पे फोर्स लगाया जा रहा है। सपोज करते हैं कि फोर्स यहाँ पर लग रहा है, P फोर्स इधर लग रहा है और यहाँ पर भी P फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से सर्कुलर टेपर्ड बार है। इस सर्कुलर टेपर्ड बार्स पे आपको निकालने हैं क्या, डिफ्लेक्शन। तो देखिए आप डाया जो है वो चेंज हो रहा है ना। डाया जो है आपका, जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो डाया आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इस वजह से हम लोग यहाँ पर बिना इंटीग्रेशन का काम नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एलिमेंट्री यहाँ पर कट कर लेते हैं। एक एलिमेंट्री हमने ले लिया जिसका थिकनेस हमने ले लिया dx और इसका यहाँ से डिस्टेंस मान लिया हमने x। तो इसका डाया क्या हो जाएगा, इसका डाया हम लोग ले लेते हैं dx। ये हमारे पास आ गया। अब इस एलिमेंट्री पे कौन सा फोर्स लग रहा है उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस एलिमेंट्री पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, इसका थिकनेस है dx, डाया हमने लिया है dx और इस पे फोर्स क्या लगेगा, P लगेगा। P लगेगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में, जैसा मैंने पहले आपको बता रखा है। तो ये आ गया। ठीक है, अब इसका आपको इलोंगेशन निकालना है ना। तो हम लोग पहले एलिमेंट्री बार के लिए इलोंगेशन निकालेंगे अगर हम लोग, तो उसका क्या होगा, डिफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्री dx। ये हो जाएगा क्या, डेल एल इक्वल हो जाएगा फोर्स इंटू लेंथ P इंटू dx बाई ए एक्स इंटू ई। यही होता है। अब देखिए आप कि ये आपका आ गया। आप एलिमेंट्री के लिए अगर निकालना चाहते हैं तो ये आपका डिफॉर्मेशन आ गया, P इंटू डी एक्स बाई ए एक्स इंटू ई। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या है, आपको एरिया चाहिए, ए एक्स चाहिए। एरिया ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ए एक्स बराबर हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब जो है डी एक्स जो है हम लोग किस प्रकार से निकाल सकते हैं। हम लोग डी एक्स जो है, डाया जो है वो किस प्रकार से हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए जब यहाँ से यहाँ तक ये जा रहा है, जब यहाँ से यहाँ तक चेंजेज हो रहा है ये, तो यहाँ पर डाया वही होगा जो डाया यहाँ का है। यहाँ का डाया क्या है, D1 है, तो यहाँ पर भी डाया क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा। यहाँ तक डाया सेम है। अब ये चेंजेज हुआ है, यहाँ पर ये चेंजेज है डाया। तो अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक पहुँचते हैं तो चेंज क्या हो रहा है डाया का, वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, है ना। जब लोग यहाँ से यहाँ पहुँच रहे हैं तो डाया हमारा क्या चेंज हो रहा है, D2 माइनस D1 चेंज हो रहा है ना। D2 माइनस D1 चेंज हो रहा है कितना लेंथ के लिए, L लेंथ के लिए। L लेंथ के लिए डाया कितना चेंज हो गया, D2 माइनस D1। ये चेंजेस निकल गया L लेंथ के लिए। हमको कहाँ चाहिए, X लेंथ पे चाहिए। तो इंटू अगर X लेंथ के लिए निकालेंगे तो चेंज इन डायमीटर आ जाएगा आपका, चेंज इन डायमीटर मिलेगा आपको, चेंज इन डायमीटर। यानी कहने का मतलब ये जो चेंजेज हुआ ये और ये, इन दोनों को मिला के ये चेंजेज हो रहा है। लेकिन आपको चाहिए dx और यहाँ पर ये क्या है, ये है D1। अब देखिए dx क्या लिख सकते हैं आप, डाया जो है आप लिख सकते हैं dx इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं, dx इक्वल टू लिख सकते हैं D1 प्लस आप क्या लिख सकते हैं, D2 माइनस D1 बाई L इंटू एक्स। तो दिस बिकम द डाया ऑफ द एलिमेंट्री। एलिमेंट्री का डाया यहाँ से हमारा निकल आए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को चाहिए क्या, dl। तो dl इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इंटू डी एक्स बाई एरिया पाई बाई 4 को ऊपर ले गया मैं, तो 4 p dx बाई dx का स्क्वायर। तो dx क्या हो गया, d1 प्लस d2 माइनस d1 बाई l इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू ई। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप
तो आपको टोटल डिफॉर्मेशन DL मिल जाएगा। अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कहां से कहां करेंगे, 0 से लेके L तक करेंगे। 0 से L तक आप डिफॉर्मेशन इंटीग्रेशन करेंगे, आपको यहां से जो डिफॉर्मेशन मिल जाएगा, ये डिफॉर्मेशन क्या मिलेगा आपको, 4PL पाई D1 इंटू D2 इंटू E। इस प्रकार से आपको क्या मिल जा रहा है, इस प्रकार से आपको डिफॉर्मेशन मिल जा रहा है, किसमें, टेपर्ड बार में। अगर डाया को आप सेम कर देते हैं, है ना, इफ इफ D1 इक्वल टू D2 बराबर हम मान लेते हैं D। अगर डाया दोनों तरफ बराबर हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, एक सर्कुलर बार हो जाएगा, प्रिज्मेटिक सर्कुलर बार हो जाएगा। उस केस में अगर आप डेल निकालेंगे तो वो सर्कुलर का जो था डिफॉर्मेशन वही आपको मिल जाएगा। दिस इज पाई D स्क्वायर L। देखिए आपको जो पहले मैंने कल बताया था सर्कुलर के केस में, वहां पे हमने लिखा था पाई D स्क्वायर बाई 4 नीचे लिखा था, तो ये 4 को हमने ऊपर कर दिया है। इस प्रकार से आप देखिए कि सर्कुलर सेक्शन के लिए, है ना, ये क्या हो गया, सर्कुलर सेक्शन हो गया, सर्कुलर प्रिज्मेटिक सेक्शन हो गया, ये टेपर्ड बार के लिए हो गया। यानी टेपर्ड बार को आप चाहें तो आप जो है उससे सर्कुलर का भी निकाल सकते हैं। अगर आप टेपर्ड का याद रखते हैं तो सर्कुलर खुद ब खुद याद रहेगा, या अगर आप सर्कुलर का निकाल सकते हैं, सर्कुलर का निकालना कोई बड़ा काम नहीं है, फोर्स इंटू लेंथ बाय एरिया इंटू ई करेंगे। एरिया को आप लिखेंगे पाई D स्क्वायर। आपको अगर टेपर्ड का याद रखना है तो कुछ नहीं करना है, डी को D1 इंटू D2 कर देना है। दिस विल बी द आंसर ऑफ द टेपर्ड बार। टेपर्ड बार का आंसर आपको यहां से मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ई एक मिस है, ये हमने लिख दिया। इस प्रकार से आप टेपर्ड बार का देख सकते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा ठीक है, उसको हम ठीक कर देते हैं, है ना। एक हम क्वेश्चन ढूंढ रहे थे, मिला नहीं, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर L एक्स्ट्रा लिखा गया ना, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इस पे एक हम लोग छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं कैसा रहता है। ढूंढ रहा था मैं, मिला नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं, ठीक है ना। देखिए एक टेपर्ड बार है हमारे पास, ठीक है, ये टेपर्ड बार है, इसका लेंथ L है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं इसका डाया D है और ये 2D है ना। अब इसमें एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। मान लेते हैं कि अगर हम लोग एवरेज लें, इफ वी टेक एवरेज diameter of a tapered bar and once consider actual dia of bar and calculating
कैलकुलेटिंग डिफॉर्मेशन फॉर both the case, then what will be percentage error? ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि एक टेपर्ड बार है आपके पास और इसका आपको निकालना है क्या, इसका डिफॉर्मेशन निकालना है दो अलग अलग केसेस के लिए। पहला केस में आपको डाया का एवरेज लेना है और दूसरा केस में बोला है कि जो एक्चुअल डाया है वो लेना है, और दोनों ही केस में आपको डिफॉर्मेशन निकालने हैं। आपको बताना है कि डिफॉर्मेशन में क्या एरर आ सकता है, कितना परसेंट का एरर आ सकता है। तो मान लेते हैं कि जब हम लोग इसको टेपर्ड बार में हम लोग कंसिडर करें, है ना, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। when bar is considered टेपर्ड अगर हम लोग कंसिडर करें तो डिफॉर्मेशन, इसको मान लेते हैं डेल L1। तो डिफॉर्मेशन क्या आता है, तो डिफॉर्मेशन इक्वल टू अभी हमने निकाला था 4p इंटू एल बाई पाई D1 D2। तो D2 के जगह पर 2D है इंटू ई, ये आ गया। दिस इज द डिफॉर्मेशन। अब कह रहा है कि इसका एवरेज मान के आप निकालिए, है ना। तो केस 2 करते हैं, व्हेन एवरेज ऑफ डाया इज कंसिडर, एवरेज ऑफ डाया इज कंसिडर। ये थोड़ा सा हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन हम सोचे कि बनवा देते हैं एक। बाकी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा वो तो डायरेक्ट बन जाएगा, D1 D2 दिया हुआ रहेगा, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। अब मान लेते हैं एवरेज ऑफ डाया को कंसिडर कर रहे हैं हम। तो एवरेज ऑफ डाया को कंसिडर करने पर हमारा जो है डिफॉर्मेशन क्या है, तो जैसे इसका हम एवरेज कंसिडरेशन करेंगे यानी कि डी एवरेज निकालेंगे हम लोग, ये डी एवरेज आ जाएगा d प्लस 2d बाई 2, सो दिस विल बी 1.5d, ये आपको मिल जाएगा। तो अब जब आप एवरेज कंसिडर करेंगे तो ये क्या हो गया, ये इसका एक एवरेज डाया का ये एक सर्कुलर बार बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज डाया का एक सर्कुलर बार बन जाएगा। अब उस केस में अगर डेल्टा L2 निकालेंगे तो दिस विल बी 4p, यहाँ पर आप फोर्स भी लगा दो pp, तो 4p इंटू एल बाई पाई, अब इसका स्क्वायर हो जाएगा 1.5d का स्क्वायर इंटू ई, सो दिस विल बी 4pl बाई पाई 2.25 डी स्क्वायर ई, और यहाँ से आपको रिजल्ट क्या मिला है, 4pl बाई पाई डी स्क्वायर इंटू 2e। अब देखिए डेल L1 जो है, पहला जो डिफॉर्मेशन निकाले एग्जैक्ट लेके, वो पहले वाले से दूसरे वाले से कम है, दूसरे वाले से ज्यादा है, ठीक है ना। और दूसरा जो डिफॉर्मेशन निकला है वो कम है, तो आपका क्या होगा, एरर क्या होगा, परसेंट एरर। तो आपका हो जाएगा डेल्टा L1 माइनस डेल्टा L2 डिवाइडेड बाय डेल्टा L1 इंटू 100, ठीक है। तब आप देखिए क्या हो जाएगा, डेल्टा L1 जब लिखेंगे आप तो क्या हो जाएगा कि 4pl बाई पाई डी स्क्वायर ई, दोनों में है, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, कॉमन हो जाएगा। तो दिस विल बी 1/2 माइनस 1/2.25 डिवाइडेड बाई 4pl बाई पाई डी स्क्वायर ई इंटू 2, ये कैंसिल हो गया यहाँ से। तो फाइनली आपको क्या मिल जा रहा है यहाँ पर, 2.25 माइनस 2 बाई 4.5 बाई 4.5, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, सो दिस इज 2। तो 1.25, तो 2.5 बाई 4.5, सो दिस इज 5/9, ठीक है ना, 5/9। तो अब आपका आंसर यहाँ से आप परसेंट में निकालना चाहते हैं तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 हमने छोड़ दिया है यहाँ पर 100, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा 0.5 0.55
है ना, आप परसेंट में निकालेंगे तो 55% आ जाएगा। आप सोचिए कि इस क्वेश्चन को अगर कोई एवरेज कंसिडर करके बनाता है, मतलब जब हमारा बार टेपर्ड होता है और टेपर्ड में हम सोचते हैं कि चलो एवरेज करके हम बना दें, तो आपका जो एरर है वो 55% का एरर आ जाएगा। अगर ये डाया है तो डी और 2D। अब ये ऐसा नहीं कि इसको रट लेना है 55% आंसर आएगा, क्योंकि डाया क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको ये देख लेना है, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर मिलेगा वो आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लो। देखिए कैलकुलेशन लगता है कि मिस्टेक हो गया है, नहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया यहाँ, ठीक है ना, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, यहाँ 0.25 बचेगा तो यहाँ 0.5 बचेगा बाय 4.5, सो दिस विल बी 1/9, दिस विल बी 0.11, 11% का डिफरेंस आएगा, है ना, 11% का डिफरेंस आएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, कैलकुलेशन मिस्टेक था, फिर से आप ले लीजिए। अब ये था डिफ्लेक्शन ऑफ सर्कुलर टेपर्ड बार। दूसरा हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, सेकेंड केस देखते हैं, डिफ्लेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर टेपर्ड बार, ठीक है, डिफ्लेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर टेपर्ड बार, रेक्टेंगुलर टेपर्ड ठीक है। अब रेक्टेंगुलर के केस में हमारा क्या डिफ्लेक्शन होगा वो हम लोग यहां से निकालने की कोशिश करेंगे, है ना। हम लोग ले लेते हैं एक रेक्टेंगुलर टेपर्ड बार, ये हमारे पास है, ये रेक्टेंगुलर टेपर्ड बार है हमारे पास, ठीक है, ये हैव ए रेक्टेंगुलर टेपर्ड बार। अब इसका हम लोग थिकनेस यहां पर ले लेते हैं टी, और यहां भी थिकनेस हमारा कांस्टेंट है, चेंज नहीं हुआ है। क्वेश्चन में आपका थिकनेस चेंज हो सकता है, यहाँ पे हमने ले लिया B1 विड्थ, ये यहाँ चेंज हो गया है, ये हो गया है B2, ठीक है, और लेंथ हमने मान लिया इसका L। फिर देखिए यहाँ थिकनेस तो कांस्टेंट हो गया है, लेकिन अब इस पर लोड लगा दीजिए आप, P लोड लगा दीजिए आप, ठीक है, लोड इस प्रकार से आप लगा दीजिए, है ना। अब यहाँ पर आप देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है विड्थ आपका जो है वो चेंज हो रहा है ना, विड्थ जो है आपका वो विड्थ चेंज हो रहा है, इसलिए फिर हमको इंटीग्रेशन की तरफ जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग एक एलिमेंट्री कट करते हैं, एक एलिमेंट्री हम लोग यहाँ कट करते हैं, हमने एलिमेंट्री कट कर लिया, इसका थिकनेस जो है वो dx है, ठीक है, और ये जो एलिमेंट्री कट करा है हमने वो हमने x डिस्टेंस पे करा। अब इस एलिमेंट्री के ऊपर जो एलिमेंट्री कट किया है उसको सामने से अगर हम लोग देखेंगे तो कैसा दिखेगा, सामने से देखने पे सिर्फ ये थिकनेस नजर आएगा dx। अब उस पर फोर्स क्या लग रहा है, इस पर फोर्स लग रहा है P, और इधर भी लग रहा है P। तो आपको इसका एरिया निकालना होगा, एरिया निकालने के लिए आपको ये यहाँ पर विड्थ चाहिए होगा, क्योंकि थिकनेस चेंज नहीं हो रहा है तो थिकनेस यहाँ भी T ही होगा। तो इसका एरिया अगर निकालना चाहते हैं आप
तो एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया निकालने के लिए आपको जो है विड्थ इंटू थिकनेस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, निकालते हैं क्या, डेल एल। तो डेल एल इक्वल टू हो जाएगा पी इंटू डी एक्स बाई ए एक्स इंटू ई। अब ए एक्स नहीं पता है ना, प्रॉब्लम यहाँ पर ए एक्स का है। ए एक्स बराबर क्या होगा, ए एक्स बराबर हो जाएगा बी एक्स इंटू टी। लेकिन अब क्या है, बी एक्स नहीं पता है, तो देखिए बी एक्स कैसे निकलेगा वो समझना है हम लोगों को। तो यहां तक जो है आपका, यहां से यहां अगर आप आते हैं तो इसका विड्थ क्या है, इसका विड्थ है b1 और ये चेंजेस है, यहां से यहां तक अगर चला जाता है ये, तो इसका चेंजेस जो है, ये तो b1 है और ये चेंजेस है, ये चेंज अगर निकल आता है तो हम लोग bx निकाल सकते हैं। तो अगर हम लोग l डिस्टेंस तक जाते हैं तो हमारा चेंज होगा b2 माइनस b1 बाई l, और x डिस्टेंस के लिए ये हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, b1 अगर ऐड कर देते हैं तो हम लोगों को bx मिल जाएगा। देयरफॉर डेल x अगर निकालना चाहते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं हम लोग, तो p इंटू डी एक्स बाई एरिया, एरिया क्या है bx है, दिस इज b2 माइनस b1 बाई l इंटू एक्स प्लस b1, ठीक है, इंटू टी से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अगर टी से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से l तक, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, डेल्टा l। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप इंटीग्रेशन करके भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमने सही बनाया है या गलत बनाया है ना। लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं, आपको यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगा, PL लॉग, क्योंकि यहाँ पर क्या है dx और x नीचे है, इसलिए ये वैल्यू किस में आएगा, लॉग में आएगा, और लॉग का बेस होगा e, b2 बाई b1 बाई, इसमें पाई टर्म नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर जो है पाई का मामला नहीं है, तो दिस इज b2 माइनस b1 इंटू टी इंटू ई। आपको यहाँ से डिफॉर्मेशन मिल जाएगा। इसमें बेस्ड क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाएंगे, जब भी पूछे जाएंगे तो जो भी क्वेश्चन होगा वो सारा क्वेश्चन जो होगा फार्मूला बेस्ड होगा। डायरेक्ट आपको फार्मूला पूछा जाएगा, व्हाट विल बी द डिफॉर्मेशन फॉर द टेपर्ड बार। टेपर्ड बार में डिफॉर्मेशन क्या हो सकता है वो आपको यहाँ से पूछेगा, है ना। इस प्रकार से आप देख रहे थे डिफॉर्मेशन, है ना। पहले आप देखे यूनिट वेट में, पहले देखे फिर सर्कुलर में, फिर उस पर क्वेश्चन भी हम लोग किए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखे कि जब टेपर्ड रहेगा बार तब क्या हो सकता है, तो अलग अलग केसेस में हमने देखा डिफॉर्मेशन, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग और डिफॉर्मेशन देखेंगे, लेकिन अलग केस के लिए देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। हाँ बोलिए। ये चेंजेस यहाँ से यहाँ गए तो चेंज हुआ b2 माइनस b1 l डिस्टेंस के लिए, तो x डिस्टेंस के लिए चेंज क्या हो गया, b2 माइनस b1 बाई l इंटू एक्स। तो ये चेंज जो है, ये चेंज मिला हमको, ये पूरा चाहिए, तो पूरा चाहिए तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, b1 है, ये जो है यहाँ से यहाँ b1 है ना। तो ये b1 को जब जोड़ेंगे चेंज में तब ना bx मिलेगा। अब देखो, अब जितना भी चीजें देख रहे थे वो क्या था, स्टैटिकली डिटर्मिनेंट था, है ना। स्टैटिकली डिटर्मिनेंट या इनडिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है। स्टैटिकली डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर हम लोग उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसमें हम लोग जो है रिएक्शन फोर्सेस जो है वो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम के माध्यम से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम के माध्यम से हम लोग अननोन फोर्सेस को नहीं निकाल पाते हैं तो उस तरह के हम लोग स्ट्रक्चर को स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर बोलते हैं, है ना।
तो अब हम लोग जो देखेंगे स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में डिफ्लेक्शन देखेंगे क्या हो सकता है और उससे हम लोग क्या क्या केसेस निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या देखेंगे, अब देखेंगे डिफॉर्मेशन स्टैटिकली एक्सियली लोडेड statically indeterminate structure इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर का एक्सियली लोडेड हम लोग डिफॉर्मेशन देखना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर मतलब क्या हो गया, जिसको हम लोग जो है इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम से निकाल नहीं सकते हैं, है ना। जिसको हम लोग, है ना, हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर को, है ना, हम लोग स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर बोलेंगे द स्ट्रक्चर which unknown cannot be solved by static equilibrium equation alone is known as static या statically indeterminate स्ट्रक्चर। इसको हम लोग स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर कहते हैं। तब इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी अप्रोच या स्टिफनेस अप्रोच पे जाना पड़ता है, ठीक है ना। अब फ्लेक्सिबिलिटी अप्रोच क्या है या आपका स्टिफनेस अप्रोच क्या है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। उस तरह के इक्वेशन को हम लोग कहते हैं कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। तो सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन का यूज करेंगे, बाद में उसके बारे में हम लोग विस्तृत बात करेंगे, है ना। these structures unknowns can be solved by use of compatibility equation। हम लोग जो है कंपैटिबिलिटी इक्वेशन के माध्यम से इस तरह के स्ट्रक्चर को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको। क्या बात का ध्यान रखना है, देखिए जहां भी फिक्स सपोर्ट दिखेगा, जहां भी आपको फिक्स सपोर्ट नजर आएगा, आपको जहां भी नजर आएगा फिक्स सपोर्ट, आपको समझना है कि ये स्टैटिक इनडिटरमिनेंट है, ये स्टैटिक इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। पहला चीज ये आपको समझ लेना चाहिए, ठीक है। अब स्टैटिक इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में क्या होता है, मान लेते हैं हम एक एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पर, है ना। सपोज करो कि हमने एक बार ले लिया है, दोनों तरफ से ये फिक्स है, है ना। दो अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है। सपोज दिस इज E1 एंड दिस इज E2। इसका लेंथ L1 है, इसका लेंथ L2 है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा, अगर ये फैलता है किसी लोड की वजह से, मान लो अब लोड यहाँ पर कहाँ से लगेगा, हम लोग लोड लगा दे रहे हैं कहीं, मान लो कि लोड हमने यहाँ लगा दी, कुछ लोड हमने यहाँ पर लगा दी है, सपोज कि हमने लोड यहाँ P लगा दी, ठीक है। ये लोड हमने लगा दिया है। इस लोड के वजह से क्या होगा, इस लोड के वजह से यहाँ रिएक्शन फोर्स डेवलप होंगे, यहाँ पर रिएक्शन फोर्स डेवलप हो जाएगा
और ये रिएक्शन फोर्स क्या करेगा, ये रिएक्शन फोर्स जो है इसके अंदर जो है कंप्रेशन या टेंशन डेवलप कर सकता है। उस कंप्रेशन और टेंशन की वजह से इन दोनों में डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। तो आपको स्टैटिक इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए, उसका डिफ्लेक्शन निकालने के लिए, या उसके अंदर क्या रिएक्शन फोर्स डेवलप हो रहा है उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए दो बातों पे ध्यान देना चाहिए और दो इक्वेशन का यूज करके इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। आपको इसमें पूछा क्या जाएगा, आपको डिफ्लेक्शन कभी नहीं पूछा जाएगा। जब भी पूछा जाएगा आपको अननोन रिएक्शंस पूछे जाएंगे। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया जाता है तो ये बहुत हायर ऑर्डर थिंकिंग होगा, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा ये पूछा जाएगा कि व्हाट विल बी द रिएक्शन फोर्स एट द सपोर्ट, या फिर कोई फोर्स अननोन रहेगा, उस फोर्स का वैल्यू आपको निकालना रहेगा। तो उसको समझने के लिए आपको क्वेश्चन समझने पड़ेंगे। तो फॉर सॉल्विंग दिस, फॉर सॉल्विंग क्या करना होगा, सबसे पहले आपको करना होगा यूज इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि आप जो भी चीजें पढ़ रहे हैं यहाँ पर आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो सारा मेंबर जो है या वो सारा स्ट्रक्चर जो है हमारा वो इक्विलिब्रियम में ही है। ठीक है, इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। ऑलवेज जो भी है आपका वो किस में है, इक्विलिब्रियम में, पहला चीज, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा जो आपको यूज करना है कि जब भी स्टैटिक इंडिटर्मिनेंट होगा, इस तरह का फिक्सिडिटी आएगा, तो यहां पर अगर इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, यहां भी डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो दोनों डिफ्लेक्शन को जोड़ेंगे तो वो उसका वैल्यू हमेशा 0 के बराबर आएगा। तो टोटल डिफ्लेक्शन जो होगा आपका, टोटल डिफ्लेक्शन है ना, या टोटल डिफॉर्मेशन जो होगा आपका, सपोज डेल्टा, ये जो टोटल डिफॉर्मेशन है ये हमेशा क्या होगा, दिस विल बी ऑलवेज 0, ये हमेशा जो है वो 0 के बराबर आएगा। ठीक है, अब ये दो बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर ये दो बात आप अपने ध्यान में रख पाते हैं तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन होगा वो सॉल्व किया जा सकता है। हम लोग एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड देखते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट पकड़ें। ठीक है, अब देखो, हाँ बोलिए। बिल्कुल, जब एक बार बोल दिए तो उसको समझिए। अब देखिए यहाँ पर बताते हैं, वहां आएंगे तो बताएंगे। अब यहाँ देखिए, मान लेते हैं हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ये जो है फिक्स है ना। यहाँ पर जो है ये दोनों इस तरह से फिक्स है, ऊपर कॉपर है और नीचे स्टील है। इन दोनों का लेंथ अलग अलग है ना। ऊपर वाले का लेंथ है 2l/3 और नीचे वाले का लेंथ है l/3। ठीक है, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है P इस डायरेक्शन में, है ना। एक फोर्स यहाँ पर लग रहा है P, जैसा कि फिगर में दिखाया जा रहा है। आपको पूछा जा रहा है कि ये मान लो RA है और ये मान लो RC है। ठीक है, यहाँ पर फिगर में दिया हुआ है, आपको फिगर में नहीं भी दिया हुआ रह सकता है ना। तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RC। आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि RC का वैल्यू क्या होगा। आप लोग बनाएंगे, कोई कुछ बोल नहीं रहा, बनाना चाहता है कोई?
तो आंसर बताओ। क्या कोई बताएगा आंसर क्या होगा? देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपको जो मैंने बताया है बनाने, फ्री बॉडी डायग्राम, आप बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम, है ना। ये कॉपर है, कॉपर पे आप अपने मन से लगा दो, इधर आरसी मैंने कल ही बताया था, है ना। तो ये आरसी आपका यहाँ पर लग गया, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, इस आरसी को बैलेंस करने के लिए आपने यहाँ क्या लगाया, आरसी लगाया, तो इधर भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, आरसी लगाना पड़ेगा, है ना। अब इस आरसी और पी में आप किसी को भी बड़ा मान सकते हैं। अगर आप आरसी को ग्रेटर मानते हैं तो आपका क्या हो जाएगा कि अब जो स्टील पे आपका जो होगा, स्टील का जो फ्री डायग्राम होगा आपका, स्टील में कौन सा फोर्स लगेगा, स्टील में देखिए इधर जो लोग फोर्स लगेगा वो हो जाएगा आरसी माइनस पी, है ना, आरसी माइनस पी हो जाएगा। और नीचे की तरफ भी आपको मैंने बताया था कि आप अपना मन से लगा दो, आरसी माइनस पी होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ क्या था, ये आर ए के बराबर दिया हुआ, या दूसरे तरीके से बना सकते थे आप, कैसे बना सकते थे कि आप आर ए और पी जो है वो सेम डायरेक्शन में, आरसी जो है उस डायरेक्शन में है, इक्विलिब्रियम में करने के लिए क्या होता है, पी प्लस आर ए बराबर आरसी के बराबर हो जाता। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये जो देखिए आर सी माइनस पी बराबर क्या हो गया, आर ए हो गया। सो आर सी माइनस आर ए बराबर आपको पी मिल गया। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन यहां से आपको मिल गया, क्या मिल गया, आर सी माइनस आर ए इक्वल टू पी। सेकेंड थिंग्स हमने क्या बताया कि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इनका जो डिफॉर्मेशन होगा, इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है 2l/3 और इसका लेंथ है l/3। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, तो इसका जो डिफॉर्मेशन होगा और इसका जो डिफॉर्मेशन होगा, दोनों डिफॉर्मेशन का समेशन जो होना चाहिए वो समेशन हमेशा क्या है, 0 के बराबर होना चाहिए, है ना। तो डिफॉर्मेशन आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर हो जाएगा 0। तो दिस इज डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 यानी टोटल डिफॉर्मेशन 0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमको पता नहीं है कि ये कंप्रेसिव है या टेंसाइल है, लेकिन अभी जो हमने डायग्राम बनाया है उसमें दोनों ही हमारा जो है वो टेंसाइल नेचर का है, दोनों ही टेंशन नेचर का है। इस वजह से हम लोग दोनों को पॉजिटिव मानेंगे। इसका अगर डिफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं हम लोग, इस वैल्यू का डिफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, इसका डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, इसका डिफॉर्मेशन हो जाएगा फोर्स इंटू लेंथ बाई एरिया। अब चूंकि यहाँ पर देखिए दोनों जो है सेम एरिया का है, तो दोनों प्रिज्मेटिक बार है, इसीलिए आप क्या करें कि ये पहला का लिखिए, क्या हो जाएगा, आर सी इंटू 2l/3 p इंटू एल बाई ए इंटू ई। अब एक क्वेश्चन में इसमें और भी चीज दिया हुआ है जो कि मिस हम कर दिए लिखने में, कि ई एस बाई ई सी इज गिवन, ई एस बाई ई सी इज गिवन, दिस इज इक्वल टू 2। इसका यूज हमारा आगे हो जाएगा। तो एरिया लेकिन सेम है ना, ये हो गया ई एस, सॉरी ई कॉपर हो गया ना, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ए, और ये हो गया ई कॉपर, कॉपर का है ना ये, ठीक है। प्लस आप क्या लिखेंगे, इसका डिफॉर्मेशन लिखेंगे, इसका डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, आर सी माइनस पी, आर सी माइनस पी, और इसका लेंथ क्या दिया हुआ है, l/3
3 डिवाइडेड बाय एरिया इंटू ES मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील इक्वल टू 0। अभी उसको उधर ले जाते हैं हम लोग, तो दिस विल बी RC इंटू 2L बाई 3 AEC, है ना, बराबर हो जाएगा क्या, माइनस RC माइनस P इंटू L बाई 3 इंटू A इंटू ES। ये कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, L कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ES को आप लिख सकते हैं 2 इंटू EC, तो ये क्या हो जाएगा RC बाई EC, 2RC बाई EC बराबर हो जाएगा RC माइनस P बाई ES को आप लिख सकते हैं 2 इंटू EC, सो EC कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ से देखिए 4RC बराबर RC माइनस P, सो 3RC इक्वल टू माइनस P, ठीक है ना। 3RC इक्वल टू क्या मिल जा रहा है आपको, माइनस P मिल जा रहा है यहाँ से। देयरफॉर RC इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, सॉरी यहाँ पर माइनस साइन मिस हो गया है, यहाँ माइनस साइन भी है, ये माइनस जब इधर जाएगा बाई EC, इसी कैंसिल हो गया, तो 2RC इक्वल टू माइनस, सॉरी 4RC इक्वल टू माइनस RC प्लस P, तो दिस विल बी 5RC इक्वल टू P। तो आपका यहाँ से RC का वैल्यू निकल जाएगा, RC इक्वल हो जाएगा P बाई 5। आपको निकालना था RC आपने निकाल लिया, यहाँ से RC इक्वल हो जाएगा क्या, P बाई 5 हो जाएगा, है ना। अब P बाई 5 को हमने क्या माना था, पॉजिटिव माना था, RC को पॉजिटिव माना था, और वैल्यू भी हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, इसलिए ये जो फोर्स होगा ये टेंशन नेचर का होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब देखो आज यहीं तक हम लोग इसको छोड़ते हैं, ठीक है ना। बहुत सारा टॉपिक हमने पढ़ा है, इस पर आप क्वेश्चन अभ्यास कीजिए, कल हम और नए चीज़ों के साथ मिलेंगे, है ना, तो फिर उस पर बातें करेंगे हम लोग, ठीक है।